नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। अखिलेश के बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती का पलटवार। अखिलेश के पीएम वाले बयान पर मायावती ने ट्वीट किया है, खुद के सीएम बनने का सपना पूरा नहीं कर पाए, मुस्लिम यादव समाज का पूरा वोट लेकर भी सपना अधूरा रह गया। 2019 में गठबंधन के बाद भी 5 सीटें जीती, तो दूसरों के पीएम बनने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं? ऐसे बचकाने बयान देना बंद करना चाहिए। मैं सीएम पीएम बनूं या ना बनूं, राष्ट्रपति कभी नहीं बन सकती। कमजोर उपेक्षित वर्गों के हितों में राष्ट्रपति नहीं बन सकती। देखिए, बेइज्जती वाला सिलसिला फिलहाल चल रहा है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने जिक्र किया मायावती के राष्ट्रपति बनने को लेकर, उस पर बिफर पड़ी मायावती और उनकी तरफ से जोरदार हमला किया गया अखिलेश पर। और अखिलेश पर हमला करते हुए कहा कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, ये फिर भी नहीं जीत पाए, ये बीजेपी की बी पार्टी है। फिर इफ्तार पार्टी में अखिलेश ने कह दिया कि हमारे साथ होती तो हम पीएम बनाते, गठबंधन में होती तो पीएम बनती बहन जी। लेकिन अब मायावती ने इस पर भी पलटवार किया और कहा कि खुद के सीएम बनने के सपने अधूरे पड़े हैं। मुस्लिम यादव समाज का पूरा वोट लेकर भी आपका सपना अधूरा रहा, खुद मुख्यमंत्री बने नहीं। 2019 में महागठबंधन किया तो भी 5 सीटें जीती और हमें प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ हैं। एसके, हम लगातार देख रहे हैं, यूं तो होना यह चाहिए कि बीजेपी के खिलाफ में ज्यादा मोर्चा खुले, लेकिन हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बसपा इस कदर आमने सामने हैं कि एक तरफ से वार होता है तो दूसरी तरफ से तुरंत पलटवार होता है। और आज फिर से हम देख रहे हैं, सुबह से ही ट्वीट की झड़ी लगा दी मायावती ने और ये बताने की कोशिश की कि आपकी हैसियत नहीं है कि आप हमें कुछ बना पाए। आप बिल्कुल निश्चित तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती कोशिश कर रही हैं कि जो उनका वोट बैंक दरक रहा है उसको बचाया जाए। और निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो बीएसपी का वोट बैंक 2 जगह बटा है। बड़े पैमाने पर अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बीएसपी का वोटर शिफ्ट हुआ है और यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ वापसी की है। वहीं अगर हम कुछ वोट बैंक की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ भी शिफ्ट हुआ है। तो लगातार बीएसपी सुप्रीमो, अगर हम उनके बयानों की बात करें, उनकी तरफ से हो रही कार्रवाइयों की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जरूर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर वो लगातार रख रही हैं। हालांकि बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र, उनके इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह जो कि रसड़ा बलिया से विधायक हैं, वो खुद कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले थे। बाद में आधे घंटे के अंदर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सफाई पेश की थी कि स्मारकों और उत्तर प्रदेश की विभिन्न समस्याओं को लेकर उनका प्रतिनिधिमंडल वहां पर गया था। लेकिन बावजूद इसके बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर आज फिर निशाना साध दिया और निशाना खास तौर पर उनकी परफॉर्मेंस को लेकर साधा है कि जहां वो कह रहे हैं एक तरफ कि वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और उनका कहना था कि जब वो विधानसभा चुनाव में आधा दर्जन से ज्यादा पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान भी वो खुद सीएम नहीं बन सके। जब 2019 में लोकसभा का चुनाव बीएसपी के गठबंधन के साथ हुआ था तो उनकी सीटें सिर्फ 5 ही थी, जबकि बीएसपी की 10 थी। तो कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो ने एक निशाना साधने की कोशिश अखिलेश यादव पर की है और साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि जब अखिलेश यादव खुद सीएम नहीं बन सकते, खुद अपनी पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ा सकते, तो कैसे वो पीएम बना सकते हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने अपने अगले जो 3 भागों में ट्वीट किया है उसमें अगले भाग में लिखा है, मैं सीएम बनूं या पीएम बनूं ना बनूं, लेकिन बावजूद इसके जो उपेक्षित और पिछड़े वर्ग के लिए मेरा अभियान है वो लगातार जारी रहेगा, उसके लिए मैं काम करती रहूंगी। और कल ही उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति बनने इसका मतलब ऐसे ये है कि अपनी उपयोगिता, अपनी रेलेवेंसी को बनाए रखना चाहती हैं मायावती और इसीलिए लगातार फॉर्म में आ रही हैं और हमले कर रही हैं। सबसे ज्यादा हमला उनका समाजवादी पार्टी पर है, क्योंकि विपक्षी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी और हमने चुनाव में देखा कि बीजेपी ही आमने सामने थी और बाकी की और पॉलिटिकल पार्टीज इधर उधर रफा दफा हो गई। ऐसे में मायावती चाहती हैं कि वो बीजेपी के सामने खड़ी रहें या फिर सिर्फ और सिर्फ वो समाजवादी पार्टी को टारगेट करके ही अपनी रेलेवेंसी को साबित करना चाहती हैं।
आप बिल्कुल निश्चित तौर पर बीएसपी सुप्रीमो में अपने इस ट्वीट के जरिए कहीं न कहीं अपने वोटर्स को एक संदेश देना चाहती हैं कि वो राष्ट्रपति नहीं बनने जा रही हैं, ना ही अभी कोई आगे की रणनीति कर रही हैं। वो प्रदेश की जनता के साथ हैं और खास तौर पर अपने जो प्रदेश के वोटर्स हैं उनको एक संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। अगर हम देखें पिछले अगर 2009 में जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत की, उस दौरान जो वोट प्रतिशत करीब 37% था और वो घटते घटते 2022 के चुनाव में 12% पर आ गए। तो कहीं न कहीं बीएसपी सुप्रीमो को ये बात पता है और लगातार वो अपने वोटर्स को संदेश दे रही हैं ताकि उसको ये क्लियर रहे कि बीएसपी सुप्रीमो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगी, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राजनीति करेंगी और कोशिश उनकी होगी कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो आने वाले चुनावों में बैठें। तो एक संदेश देने की कोशिश है क्योंकि हाल में ही उत्तर प्रदेश में अब लोकसभा के चुनाव होने हैं और कहीं न कहीं बीएसपी सुप्रीमो की उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका होगी उसके हिसाब से ही वोटर्स ये तय करेंगे कि किस पार्टी को वोट किया जाए। तो बीएसपी सुप्रीमो 2024 के चुनाव में लग चुकी हैं और बीजेपी पर हमले करने से ज्यादा वो अच्छा समाजवादी पार्टी पर हमले करना समझती है। लगातार कल भी चलिए वापस लौट रहे हैं आपके पास में, उन्होंने बोले और आज वापस लौट रहे हैं इसके आपके पास बाकी और खबरों पर अपडेट के लिए। आज से फील्ड में उतरेंगे योगी सरकार के मंत्री। शुक्रवार से रविवार तक सरकार जनता के द्वार 18 मंडल में मंत्रियों के नेतृत्व में समूह गठित होगा। अपनी टीम के साथ फील्ड में दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम के साथ एक एक राज्य मंत्री भी शामिल होगा। कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री शामिल। मंत्री समूह जन चौपाल लगाकर समस्याएं सुनेंगे और एक ब्लॉक या तहसील का करेंगे औचक निरीक्षण। दलित बस्ती में सहभोज करेंगे मंत्री। कानून व्यवस्था महिला सुरक्षा की समीक्षा करेंगे मंत्री समूह के सामने। जिलाधिकारी पेश करेंगे जिले की रिपोर्ट। मंत्री समूह को 15 मई तक सीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। 15 तारीख का वक्त है, 15 मई तक ये लोग अपनी रिपोर्ट्स को सौंपेंगे। ज्यादातर मंत्री बृहस्पतिवार देर रात संबंधित जिले में पहुंचे। ये दरअसल निर्देश थे। दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ एक राज्य मंत्री भी शामिल हैं। और एसके वाजपेयी मेरे साथ हैं। एसके, ड्यूटी पर लग चुके हैं मंत्री। मंडलों में जो जिम्मेदारियां सौंपी गई है, जनता के द्वार पहुंचने की जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, वो जिम्मेदारी का निर्वहन करने का वक्त आ चुका है। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो अभी तक क्या अपडेट आपके पास में है? मंत्रियों का कामकाज कैसा चल रहा है? क्योंकि 15 मई तक रिपोर्ट सौंपनी है सीएम को। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेते ही सबसे पहले 100 दिन का एजेंडा सेट किया था कि 100 दिन में मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार क्या करने वाली है। बिल्कुल उस पर लगातार काम चल रहा है। बड़े फैसले भी हुए। अगर हम बड़े फैसलों की बात करें तो सीधे तौर पर खाद्यान्न योजना, जो कि सबसे लोकप्रिय योजना है, उसको 3 महीने के लिए बढ़ाया गया और 2 बार कैबिनेट की बैठकें हो चुकी हैं। कैबिनेट की बैठक में भी वो फैसले लिए गए जो कहीं न कहीं बीजेपी के संकल्प पत्र के वायदों में थे और लगातार उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब जहां तक मंत्रियों का सवाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि शुक्रवार से लेकर रविवार तक, मतलब 3 दिन, अपने क्षेत्र में जहां से वो निर्वाचित होकर आए हैं या जिन जिलों का प्रभार उनको दिया गया है उन जिलों में बिताएं। और अब इस पूरे प्रक्रिया में एक टीम गठित की गई है जिसमें जो कैबिनेट मंत्री होंगे उनके साथ एक राज्य मंत्री और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होगा। हालांकि जो डिप्टी सीएम है दोनों, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल हैं, उनके साथ एक एक राज्य मंत्री जाएगा। और ये टीम पूरे प्रदेश भर के सभी 75 जिलों में जो 18 मंडल हैं उन मंडल से अपने कार्यक्रम को शुरू करेगी। तो निश्चित है कि आज से वो समय शुरू हो रहा है, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और आज से ही मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था कि अपने अपने क्षेत्र में जाएं। अगर हम इन मंडल की बात करें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी दिया गया है, जहां पर वो आज रवाना होंगे। वहां लोगों से बात करेंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे, मलिन बस्तियों में जाएंगे, लोगों के साथ सहभोज का कार्यक्रम होगा, चौपाल होगी और ये कार्यक्रम लगातार 15 मई तक चलेगा, क्योंकि 15 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरे मामले पर सभी 18 मंडलों की टीम को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। और उसके बाद चूंकि 19 से 20 मई तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र होना है, तो उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा यही है कि जो क्षेत्र की वास्तविक जरूरतें हैं, जिन चीजों को पूरा किया जाना बहुत जरूरी है, उन पर काम किया जाए। और यही वजह है कि 15 मई तक पूरे इस भ्रमण की रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि अगर हम केशव मौर्य की बात करें तो वो आगरा मंडल जाएंगे। उसके अलावा अगर हम धर्मपाल सिंह की बात करें तो मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर मंडल का उनको चार्ज मिला हुआ है, वो वहां पर पहुंचेंगे। सुरेश खन्ना लखनऊ में रहेंगे। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के क्षेत्र बांटे गए हैं। पीडब्ल्यूडी के जो जितिन प्रसाद, जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं,
वो कानपुर मंडल का प्रभार देखेंगे। तो ये सभी टीमें आज से रवाना होंगी और कहीं ना कहीं जो उनके प्रभाव वाले जिले हैं, जहां पर प्रभार उनको दिया गया है या जिन क्षेत्रों से वो निर्वाचित होकर आए हैं, लगातार वहां पर प्रवास करना है। रात्रि प्रवास का समय भी निर्धारित किया गया है कि इन मंडल में, जिस मंडल का चार्ज मिला है उसी मंडल के किसी जिले में रात्रि प्रवास भी करना होगा। और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि पीडब्ल्यूडी या जो सरकारी गेस्ट हाउस हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाए, किसी 5 स्टार 3 स्टार होटल का भी प्रयोग ना किया जाए। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज से यह भ्रमण, जो कि मंत्रियों की टीम है, सभी 18 मंडलों के लिए निकल रही है और सभी 18 मंडलों पर यह निरीक्षण चलेगा। उसके बाद स्थलीय रिपोर्ट तैयार होगी। मसलन वहां पर महिला अपराधों को लेकर कितनी कार्रवाइयां हुई हैं, अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो उसकी वजह क्या है, जो योजनाएं चल रही हैं उनकी स्थलीय स्थिति क्या है और उस पर कितना काम हो चुका है, अगर काम डिले हो रहा है तो उसकी वजह क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन चीजों के निर्देश लखनऊ से जारी करते हैं उनका स्थानीय स्तर पर इंप्लीमेंटेशन क्या है, खास तौर पर जिन चीजों को लेकर ज्यादा जरूरत है, जो उस क्षेत्र की जरूरत है, उनके बगैर कहीं ना कहीं वहां पर जीवन में दुश्वारियां हैं, उन चीजों को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ये बहुत सारी रिपोर्ट्स होगी जिसको ये 18 मंत्रियों की जो पूरा मंडल पर स्तर पर टीम बनाई गई है वो तय करेगी और यह रिपोर्ट 15 तारीख तक मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करानी है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में चल रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो, मंत्री अच्छा, इसके असल में एग्जीक्यूशन की बात आ जाती है। रिपोर्ट क्योंकि सौंपनी तो जाहिर सी बात है कि इसके एग्जीक्यूशन पर भी इन सभी को काम करना होगा। इनके एग्जीक्यूशन को लेकर इन लोगों की क्या कुछ अपनी प्लानिंग है खास तौर पर? क्योंकि अब तक हमने देखा है कि अधिकारियों के ऊपर ही निर्भरता ज्यादा रही है या फिर ब्यूरोक्रेसी ज्यादा हावी रही है, लेकिन इस बार मंत्रियों को ज्यादा एक्शन फॉर्म में लेकर आ रही है सरकार। आप बिल्कुल, ये आरोप भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर 2022 के इलेक्शन के दौरान विपक्षियों की तरफ से लगाए गए थे कि सरकार कहीं ना कहीं अधिकारी चला रहे हैं और ज्यादातर जो दिशा निर्देश हैं अधिकारियों की तरफ से जारी हो रहे हैं। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार लगातार मंत्रियों को काम दे रहे हैं और दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाए। हमने देखा है कि 100 दिन का एजेंडा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेट किया, उस पर काम चल रहा है। 10,000 भर्तियां इस 100 दिन के अंदर विभिन्न विभागों को मिलकर करनी है, लगातार उस पर काम जारी है। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, चाहे वो खाद्यान्न परियोजना हो, 100 दिन तक सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने 3 महीने का ये एक्सटेंशन दिया था जो लगातार बढ़ रहा है। अब उसके बाद 6 महीने में क्या होगा, 1 साल, 2 साल और 5 साल की कार्य योजना क्या होगी। क्योंकि जब मंत्री ये रिपोर्ट देंगे उसके बाद इस कार्य योजना के अनुसार ही चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा और कहीं ना कहीं ये चीजें मुख्यमंत्री कार्यालय को जब उपलब्ध होंगी तो आगे का एक रोड मैप तैयार होगा कि किस तरीके से चीजों को प्राथमिकता के तौर पर कौन सी चीज पहले की जाए और कौन सी चीज बाद में की जाए। इसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राथमिकता तय करेंगे, जिसके बाद चीजों का इंप्लीमेंटेशन पूरे 5 साल तक किया जाएगा। ठीक है, इसके वापस लौट रहे हैं इसके आपके पास बाकी और खबरों पर अपडेट के लिए। यूपी में तैयार हो रहा है यूपी क्लीन एयर एक्शन प्लान। एयरशेड आधारित यूपी क्लीन एयर एक्शन प्लान तैयार। विश्व बैंक के सहयोग से ये प्लान तैयार हो रहा है। एयर पॉल्यूशन मैनेजमेंट में अव्वल बनाने की तैयारी हो रही है। सीएम योगी ने विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ में बैठक भी की है। देखिए, एयर पॉल्यूशन पिछले कुछ दिनों में लगातार देखा है कि बहुत बड़ा चर्चा का विषय रहा है और ये लगातार एयर क्वालिटी का खराब होना लोगों की सेहत को भी खराब कर रहा है। ऐसे में एयर पॉल्यूशन मैनेजमेंट में अव्वल बनाने की तैयारियां यूपी को चल रही हैं और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ में सीएम योगी की बैठक भी हुई है। विश्व बैंक की मदद के साथ में ही दरअसल ये काम पूरा किया जाएगा। यूपी में यूपी क्लीन एयर एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। यूपी क्लीन एयर एक्शन प्लान को लेकर एसके क्या कुछ खास जानकारी है आपके पास में, किस तरीके से इस पर काम होगा और इससे किस तरीके से ये जो एयर पॉल्यूशन की समस्या है उससे निजात मिलेगी? को लेकर काम कर रहे हैं। यही एक बड़ी वजह है कि 21,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर उतारे गए क्योंकि ध्वनि प्रदूषण हो रहा था। एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एयर क्लीन प्लान लाया जा रहा है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश भर में लागू होगा, जिसमें कोशिश है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वो सभी जरूरी कदम उठाए जाएं जिससे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बेहतर हो, जिसको लेकर विश्व बैंक के सहयोग से यह कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक के जो पदाधिकारी हैं कल मुख्यमंत्री आवास पर मिले थे और इस पूरे एक्शन प्लान को लेकर एक लंबी चर्चा हुई थी। अगर हम इस एक्शन प्लान की बात करें तो 1,69,00,000 परिवारों को सीधे तौर पर उज्ज्वला गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा और
कोशिश की जाएगी कि इतनी संख्या की जाए कि कोई भी व्यक्ति चूल्हे या लकड़ी या कोई ऐसे प्रोडक्ट का प्रयोग ना करे जिससे कहीं ना कहीं धुएं की स्थिति बढ़ सकती हो। खासतौर पर जो ऐसे वाहन होंगे जो कि जर्जर हो चुके हैं या जिनकी फिटनेस नहीं होगी, उनको लगातार उत्तर प्रदेश से बाहर निकालने की कोशिश होगी या ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन खत्म करने की कोशिश होगी ताकि उत्तर प्रदेश का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधरे। जो उत्तर प्रदेश में उद्योग चल रहे होंगे, खासतौर पर जो ग्रीन बेल्ट हैं या जो मैंगो बेल्ट हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर पूरी तरीके से जो कल कारखाने हैं जो धुआं निकालते हैं या वायु प्रदूषण पैदा करते हैं, ऐसे सभी कल कारखानों को उन एरिया से दूर करने की कोशिश होगी। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये एयर क्लीन एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है जो कि विश्व बैंक की सहायता से होगा और पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में इसको लागू किया जाएगा और कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से इसको एग्जीक्यूट किया जाए ताकि ध्वनि के बाद वायु प्रदूषण पर भी उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं बेहतर इंडेक्स रखे और देश में कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के इस प्रयास के बाद बड़े पैमाने पर, जहां उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो पिछले 5 सालों में 2017, 2018, 19, 20 और 21 में लगातार करीब करीब 1 अरब 10 करोड़ पौधे पूरे उत्तर प्रदेश भर में लगाए गए थे। तो कहीं ना कहीं इस प्लान को और आगे बढ़ाया जाएगा और आने वाले वर्षों में पौधरोपण की संख्या को और ज्यादा किया जाएगा और साथ पर जो वन क्षेत्र है उसके कटान को रोकने का प्लान तैयार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के जो पदाधिकारी थे उनके साथ इन सभी विषयों को लेकर चर्चा की है और क्लीन एयर एक्शन प्लान अब तैयार हो रहा है जिसमें सभी दिशाओं में काम करने की कोशिश होगी ताकि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतर रहे। जी चलिए आपके पास वापस लौटेंगे एसके। यूपी के सभी माध्यमिक स्कूलों में शुरू होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। सभी स्कूल्स में वाईफाई की व्यवस्था अनिवार्य की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा की एसीएस आराधना शुक्ल ने तलब किया रिपोर्ट। प्रदेश भर के स्कूल से आराधना शुक्ल ने रिपोर्ट तलब की। अब हर स्कूल की अपनी वेबसाइट और ईमेल भी होगी। सभी स्कूलों में वाईफाई की व्यवस्था होगी, इसको अनिवार्य किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा की एसीएस आराधना शुक्ल ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। एसके लगातार बने एसके, इससे लेकर भी पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि माध्यमिक विद्यालयों में बेहतर शिक्षा हो। हालांकि ये माध्यमिक और प्राथमिक दोनों स्तर के जो विद्यालय हैं उनमें लागू होगा। प्राथमिक तौर पर जो प्रथम स्टेज की शुरुआत हो रही है वो माध्यमिक विद्यालयों से हो रही है, जिसमें शिक्षक समय से पहुंचे, समय से पठन कार्य शुरू हो और जब तक उनका समय खत्म ना हो वो विद्यालय परिसर से बाहर ना जाए ताकि जो विद्यार्थियों की कक्षाएं हैं वो समय से चल सकें। उसको लेकर बायोमेट्रिक सिस्टम पूरे प्रदेश के सभी सरकारी और जो सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उसमें बायोमेट्रिक हाजिरी के जरिए शुरू किया जा रहा है। हालांकि ये एक्शन प्लान प्राथमिक और परिषदीय विद्यालयों तक भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन शुरुआती दौर में इसको माध्यमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों से शुरू किया जा रहा है, जिसमें कोशिश होगी कि जो विद्यालयों का स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, वो समय से आए और एक उसका सिस्टम तय हो कि कितने बजे किस टीचर की क्लासेस हैं, उस हिसाब से उसकी शिफ्ट तय हो और उस शिफ्ट में टीचर मौजूद रहे ताकि बच्चों के जो कोर्स हैं वो समय से आगे बढ़ाए जा सकें। और जो लगातार शिकायतें रहती थी कि शिक्षक अपने क्लास टाइम पर गायब रहते हैं या समय से विद्यालय नहीं पहुंचते हैं, ऐसे शिक्षकों के खिलाफ और ऐसे जो स्कूल स्टाफ हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी, जिसको लेकर अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने सभी प्रदेश के डीआईओस को निर्देश जारी किया है कि ऐसे जो सरकारी विद्यालय हैं, जो सरकारी सहायता से विद्यालय चल रहे हैं, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार सहायता उपलब्ध कराती है, उन सभी विद्यालयों में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया जाए ताकि शिक्षकों के आने से लेकर जाने तक उनकी शिफ्ट किस तरीके से चलेगी उसकी व्यवस्था की जा सके। और सीधे तौर पर सभी इन विद्यालयों को इंटरनेट से भी जोड़ा जाएगा, वहां पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इन सभी विद्यालयों की मॉनिटरिंग लखनऊ से भी की जा सके। और सीधे तौर पर यह सर्वर लखनऊ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जुड़ेगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि किस विद्यालय में टीचर्स की उपस्थिति की स्थिति क्या है। अगर कहीं भी कोई स्थिति गड़बड़ होगी तो संबंधित प्रधानाचार्य और डीआईओ से पूरे मामले पर जवाब तलब किया जाएगा, जिसको लेकर अब अपर मुख्य सचिव की तरफ से जो निर्देश जारी किया गया है, सीधे तौर पर अब माध्यमिक विद्यालयों में शुरुआती दौर में बायोमेट्रिक हाजिरी और साथ ही साथ इंटरनेट के जरिए उसको लखनऊ मुख्यालय से जोड़ने की योजना को एग्जीक्यूट करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जी चलिए, इसके आपके पास फिर वापस लौटेंगे। रामपुर सदर से सपा विधायक आजम खान 2 साल से ज्यादा से सीतापुर जेल में बंद हैं। उनकी रिहाई को लेकर तमाम सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। आजम खान को बाहर आने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल उनको ईद तक जमानत नहीं मिलेगी और इस बार की ईद आजम खान जेल में ही मनाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी जमानत पर 4 मई को सुनवाई होगी। ऐसे में जमानत की उम्मीद कर रहे आजम खान के लिए
ये जोर का झटका माना जा रहा है। देखिए, आजम खान को 2 साल हो चुके हैं सलाखों में, इस वक्त वो हैं, और चुनाव का वक्त भी गुजर गया, चुनाव भी हो गए, वो विधायक भी बन गए, वो जीत भी गए, लेकिन उस सब के बावजूद भी अभी तक उनको रिहाई नहीं मिल रही है। और ऐसे में आजम खान को इस बार की ईद भी सलाखों के पीछे ही मनानी होगी। आजम खान बाहर नहीं आ पाएंगे, ईद तक उनको जमानत नहीं मिलेगी। और आजम खान के घर पर जाने की पिछले कुछ दिनों में नेताओं के बीच में होड़ सी लगी हुई है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि कई नेता आजम खान उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंच गए। इस बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम भी अचानक से आजम खान के घर पहुंच गए। बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, उनका स्वागत भी किया गया। आजम खान की पत्नी और दोनों बेटों से मुलाकात की। बदले की भावना से आजम खान पर लगाए गए फर्जी मुकदमे, आजम खान बड़े नेता हैं, उनके साथ सपा को खड़ा होना चाहिए था, ये बात हर कोई कर रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी जब यहाँ पर पहुंचे तो उनके दोनों बेटों से मुलाकात कर यही बात उन्होंने दोहराई। उनकी पत्नी से भी वो उन्होंने मुलाकात की और यही बात दोहराई। तू मुसलमान की बात ही नहीं करना चाहता, मैं इंसान की बात करना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का अधिकार है। तो आजम खान साहब अगर विपक्ष के नेता हैं, आजम खान साहब अगर बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उन पे झूठे मुकदमे थोपे जाएंगे। झूठे मुकदमे थोपना बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। मैं तो हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री के साथ साथ वो साधु हैं, और साधु के राज में इतनी जाति, इतना जुल्म बेगुनाह इंसान पे, एक शरीफ आदमी पे, दिस इज नॉट फेयर। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मैं कह रहा हूँ, पूरे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को कहना चाहता हूँ, सवाल कांग्रेस का नहीं है, सवाल एक पार्टी का नहीं है, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को ये सोचना पड़ेगा कि अगर किसी की हुकूमत है तो विपक्षियों को अपने दुश्मन की तरह व्यवहार ना करें। मैं फ़हीम हमारे साथ है। फ़हीम, मुलाकात हुई, मुलाकात में क्या बात हुई? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रमोद कृष्णम सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने पहुंचे थे। उसके बाद सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया था कि कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज होने के बाद में आजम खान कांग्रेस का रुख तो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में अचानक प्रमोद कृष्णम का रामपुर आना और ईदी देना, उनके परिवार से मिलना, रोजा अफ्तार में शामिल होना, इसने और बाजार गर्म कर दिया कि कहीं खोया हुआ जनाधार कांग्रेस आजम खान के नाम से पाना तो नहीं चाहती है। इसी मामले को लेके प्रमोद कृष्णम यहाँ आए और आने के बाद में उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से उन्होंने बातचीत की। तो जब सवाल किया हमने उनसे कि आपकी जेल में आजम खान से क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने इसको बता दिया तो राजनीति में भूचाल आ जाएगा कि मेरी वहां क्या बात हुई, इसलिए मैं उस बात को नहीं कहूंगा। यहाँ आने के बाद उन्होंने जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आजम खान का साथ नहीं दिया, और यहाँ तक कहा कि जो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह का थी और इस जुल्म ज्यादती में समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं थी, मैं व्यक्तिगत तौर पे उनके घर आया हूँ और ये एक इंसानी फर्ज है। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें अखिलेश यादव के लिए बोली और साथ ही कहीं ना कहीं जो है वो सियासी तीर चलाते नजर आए समाजवादी पार्टी पे। तो इसके बड़े गहरे मायने निकल के आ रहे हैं कि प्रमोद कृष्णम पहले सीतापुर जेल जाते हैं, आजम खान से मिलते हैं और उससे एक दिन पहले ही सपा के प्रतिनिधि मंडल से इनकार कर देते हैं आजम खान मिलने से। उसके अगले दिन उनसे मुलाकात हो जाती है, फिर वो घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में प्रमोद कृष्णम उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, बड़े बेटे अदीब आजम और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा से मुलाकात करते हैं और बहुत लंबी चर्चा होती है। रोजा अफ्तार भी होता है, ईदी लेके आते हैं, ईदी देते हैं डॉक्टर तंजीम फातिमा के हाथों। तो इस तरह से वो कई सारे संतों के साथ यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने लंबी बातचीत की। हालांकि एक सियासी समीकरण बनता तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इसमें आने वाले वक्त क्या होगा ये थोड़ा सा देखना बाकी है, क्योंकि जिस तरह से हाई कोर्ट के अंदर आजम खान का मामला एक पेंडिंग था और उम्मीद जताई जा रही थी कि आजम खान सीतापुर जेल से रिहा होकर ईद पर घर आ जाएंगे और ईद पर ही ईद होगी रामपुर के अंदर, लेकिन उस पर विराम लगता दिख रहा है क्योंकि इस मामले में भी हाई कोर्ट ने 4 तारीख लगाई है, जो 3 तारीख में ईद है
और 4 तारीख के में उनकी सुनवाई होनी है, तो आजम खान का बाहर आना भी थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अंतरिम जमानत की अर्जी डाली है, अब उसमें सुनवाई कब होगी ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल सियासी गलियारों में आजम खान अचानक से एक हीरो बन के उभरे हैं और चारों तरफ जो चर्चाएं हैं अब सिर्फ आजम खान की हैं और आजम खान के अगले कदम की हैं। जी बिल्कुल, यही बड़ा सवाल बना हुआ है कि अगला कदम आजम खान का क्या होगा। आपके पास फ़हीम वापस लौट रहे हैं। रामपुर के थाना मिलक क्षेत्र में गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों को हिस्ट्री शीटर और उसके साथियों को रोड पर खड़े होने पर टोक देना भारी पड़ गया। हिस्ट्री शीटर ने युवकों के साथ मिलकर सिपाहियों को पीटा, विरोध करने पर तमंचा लहराया, फरार हो गए। इससे मौके पर भगदड़ मच गई। पुलिस ने मामले में हिस्ट्री शूटर समेत 5 नामजद और 10 अज्ञात समेत 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपियों की तलाश भी लगातार जारी है, लेकिन बड़ा हैरत अंगेज मामला है ये। और फ़हीम लगातार बने हमारे साथ में। फ़हीम, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर भी। जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये मामला बदमाशों के और पुलिस के बीच का जुड़ा मामला है। जिस तरह से मिलक के अंदर, रामपुर का थाना मिलक है, उसमें हिस्ट्री शीटर और उसके साथियों ने मारपीट की है पुलिस कर्मियों के साथ। अपने आप में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मिलक के कोतवाल पुलिस या जो दबाव होता है, जो पुलिस का वर्चस्व होता है, उसको बना नहीं पाए। क्या खाकी का इकबाल बिल्कुल मिटा के रख दिया मिलक कोतवाल ने कि वहां पुलिस कर्मियों के ऊपर हिस्ट्री शीटर हमलावर होता है, मारपीट करता है, कपड़े फाड़ता है और बहुत बुरी तरह से सुलूक करता है। वो तो ये कहिए कि अचानक से वहां फैंटम पहुंच जाती है और उन पुलिस कर्मियों को उन बदमाशों से बचाती है। जिस तरह से ये हमला हुआ है पुलिस कर्मियों के ऊपर, इसमें मुकदमा तो दर्ज हुआ है, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद में बहुत बड़ी कार्रवाई कोई नजर नहीं आती है। ना तो बाबा का बुलडोजर चलता दिखाई दिया इस मामले में। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए